जी बेटा, इट इज़ May June 17 वेरिएंट 1-2, पेपर 1 वेरिएंट 2। अच्छा भाई, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ द विनिंग फीमेल ओलंपिक एथलीट ड्यूरिंग 100 मीटर रेस। तो बेटा, लड़कों के भागने की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली होती है, जो एथलीट होते हैं ना, वो होती है 11 मीटर पर सेकेंड, 11.4। तो लड़कियों की स्पीड थोड़ी कम होती है ना, तो 11 से थोड़ी कम कर लो, तो कितना आंसर है? 9 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, 9 मीटर पर सेकेंड। लड़कों की 9 से थोड़ी ज़्यादा होती है। MCQ नंबर 2 प्लीज़। टू फोर्सेज एक्ट ऑन अ सर्कुलर डिस्क एज शोन। ये 3 न्यूटन है और 4 न्यूटन है। अच्छा, विच डायग्राम शोज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो पहले तो इनका लाइन ऑफ एक्शन, 3 का लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगा ना। अब इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? 3 और 4 में कौन सा एंगल ना? 90 का। पाइथागोरस थ्योरम से आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना। एक फोर्स यूँ लेके जा रही है 4 न्यूटन, एक फोर्स यूँ लेके जा रही है 3 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट ये बनेगा ना, इट विल मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स 4 न्यूटन फोर्स, क्योंकि ये फोर्स जो बड़ी फोर्स होती है उसके ज़्यादा करीब होता है। तो इसका आप पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का 25 का 5, आपका आंसर 5 आएगा। और लाइन ऑफ एक्शन इधर से गुजरेगा, इस तरफ से गुजरेगा, 5 होगा। एंड इट विल बी मोर क्लोजर टू द 4 न्यूटन फोर्स के इक्वल, ज़्यादा करीब होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो बेटा, मिडल से गुजरेगा। मिडल से कौन सा गुजर रहा है? ए भी गुजर रहा है और सी भी गुजर रहा है। ए आंसर होगा या सी आंसर होगा, लेकिन मोर क्लोजर टू 4 न्यूटन होगा ना। 4 न्यूटन बड़ी फोर्स है तो उसके ज़्यादा करीब होगा। तो ये छोटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से और ये बड़ा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो बेस्ट आंसर इज ए। बेस्ट आंसर इज ए। रिजल्टेंट फोर्स इज मोर क्लोजर टू द लार्जर फोर्स बेटा। अच्छा, व्हाट करेक्टली एक्सप्रेसेस द वोल्ट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। वोल्ट को एक्सप्रेस करना है। वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी ओवर चार्ज। एनर्जी वर्क डन होती है ना, वर्क डन। एनर्जी होता है वर्क डन। वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस। क्यू क्या होता है? IT। F क्या होता है? MAS ओवर IT। तो यूनिट डाल दें इसकी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। S की यूनिट क्या होती है? मीटर्स ओवर एम्पेयर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? kg m स्क्वायर S माइनस 3 पर एम्पेयर। तो बेस्ट आंसर इज D। 3 का D आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। A current in a block of semiconductor is 30 milliampere. When there is a potential difference of 10 volt. जब पोटेंशियल डिफरेंस है 10, तो करंट कितना है? 30 मिली एम्पियर। ओके। द डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक एज शोन। इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अच्छा भाई, आगे क्या कहते हैं? द इलेक्ट्रिकल मीटर्स आर यूज्ड टू एक्यूरेट प्लस माइनस 0.1 मिली एम्पियर एंड प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। मतलब ये प्लस माइनस 0.1 है और ये भी प्लस माइनस 0.1 है। द डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक आर एक्यूरेट अप टू 0.2 मिलीमीटर। हर जगह पे प्लस माइनस 0.2 है, प्लस माइनस 0.2 और प्लस माइनस 0.2। तो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसकी अनसर्टेनिटी बतानी है। अल्लाह, इतना लंबा काम। आपने इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है। तो फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अच्छा, अब रो किसके इक्वल हो जाएगा? R A ओवर L। और R की जगह क्या आ जाएगा? V ओवर I। तो आपकी रेजिस्टिविटी का फार्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू V A ओवर I L। अब सारी वैल्यूज डालें मीटर में चेंज करके, पहले रो निकालते हैं। रो वोल्टेज कितनी है बेटा? 10
एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ये लेंगे ये वाला, इस पे जिस ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 30 इंटू 15 लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया 30 इंटू 10 पावर -3 इंटू 30 हो गया इंटू 15 इंटू 10 पावर -3 ओवर करंट कितना था 30 इंटू 10 पावर -3 इंटू मिली एम्पियर था ना। और लेंथ कितनी है, लेंथ होता है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। लेंथ होता है बेटा ये वाला, जिस फेज से करंट एंटर हो रहा है और जिस फेज से करंट जा रहा है उनके दरमियान डिस्टेंस से लेंथ होता है, ये लेंथ है, ये लेंथ कंसीडर होगी। तो लेंथ कितनी 15 इंटू 10 पावर -3 15 इंटू 10 पावर -3, ये तो पूरा ऊपर से कैंसिल हो गया 15, ये -3 भी यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, ये 30 भी कैंसिल हो गया बेटा, तो हमारे पास क्या रह गया 10 रह गया जी। अच्छा अब इसकी आपने वो निकालना है क्या, अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी के फार्मूला में क्वांटिटीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है। तो पार्शियल रो ओवर रो, पार्शियल रो ओवर रो की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर वी 0.1 ओवर 10 प्लस एरिया की जगह पे ना ये लिखो, एरिया की जगह लिखो लेंथ इंटू वेट ओवर आई एल, ऐसे लिखो, प्लस लेंथ का एरर कितना है, लेंथ कितनी थी 0.2 ओवर 15 प्लस विड्थ का एरर कितना था, विड्थ क्या था ये भी 0.2 ओवर 15 प्लस करंट का एरर कितना था 0.1 ओवर 3 0.1 ओवर 30 प्लस लेंथ की अनसर्टेनिटी कितनी थी, लेंथ व्हाट इज लेंथ, लेंथ है ना 15, पहले मैंने कौन सी लेंथ ले ली थी, ये वाली लेंथ 30 लेनी थी। नीचे वाली लेंथ जो है ना बेटा, चलिए एरर में तो ऐड ही होगा ना, तो भी वो वाली लेंथ ले लेते हैं, कौन सी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ ले ली ना आपने 0.2 ओवर 30 1 2 3 पॉइंट ओवर 30, ठीक है। तो इनको सारों को ऐड कर लें बेटा। आपको पता है रेजिस्टिविटी के फार्मूला में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं तो उनके फ्रैक्शनल एरर ऐड होंगे, सबके फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर दें और ये 10 यहाँ है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 15 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 30 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 30। तो आंसर मल्टीप्लाई बाई 10 इट गिव्स 0.46 आ गया, तो 5 हो गया ना, 0.5 10.0 प्लस 0.5, 4 का आंसर होना चाहिए 4C, 10.0 प्लस माइनस 0.5, तो ये 0.5, 4 इज C। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डायमीटर ऑफ द cylindrical metal rod is measured using a micrometer screw gauge. The diagram shows an enlargement view of the scale of the micrometer screw gauge when taking measurement. What is the cross sectional area of the rod? अच्छा अभी आपको यहाँ पे क्या गिवन होगा, डायमीटर गिवन है और एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। तो 3.14, अब डायमीटर की वैल्यू रीड करो। तो व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग 3.5 प्लस व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 31 मल्टीप्लाई बाय 0.01 0.31 3.81 का स्क्वायर ओवर 4। तो सॉल्व कर रहे हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.81 स्क्वायर डिवाइड बाय 4,
It gives 11.4. तो आंसर इज बी। ठीक है, ऐसे सारे लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलेशन वाली बड़ी बड़ी ना, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा पेपरों में इसको बाद में करो, पहले इजी क्वेश्चन करो ना, जो थ्योरी वाले होते हैं जिनमें ज़्यादा जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, a ball is set in motion at P on a frictionless surface. It moves through a slope PQ along the horizontal surface QR। पहले ऊपर जा रही है, फिर यूँ आ रही है, फिर नीचे आएगी, फिर यूँ जाएगी। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जो ऊपर जाएगी तो स्पीड कम होती जाएगी कांस्टेंट रेट के ऊपर, फिर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, फिर नीचे आएगी तो स्पीड इंक्रीज करेगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और ये तेज़ी से बढ़ेगी। ओके, अब बॉल इस सेट टू मोशन पी पे मूव कर रही है। इट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, ऊपर जा रही है तो स्पीड कम होगी, तो ये स्पीड कम हो रही है, फिर स्पीड कांस्टेंट है, फिर स्पीड नीचे आते स्पीड बढ़ रही है। ये आंसर हो सकता है इसका। अच्छा, बी में क्या मसला है? बी में हॉरिजॉन्टल पार्ट, जब क्यू टू आर हॉरिजॉन्टल है, स्पीड कांस्टेंट हो रही है, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, तो डी में हो ही नहीं, सीधा बढ़ रही है। सी में क्या मसला था? ऊपर जाते स्पीड कम हो रही है, फिर स्पीड कांस्टेंट है, फिर स्पीड बढ़ रही है, और ये उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। देखो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये सेम लेवल पर है ना। बॉल मूव्स फ्रॉम एस टू पी, बॉल सेटल, देखो ये लेवल सेम है अप्रॉक्सीमेटली, ये लेवल सेम पी और एस। तो जो पी पे स्पीड थी वही एस पे स्पीड होनी चाहिए, जो पी पे स्पीड थी वही एस पे स्पीड होनी चाहिए, पी पे स्पीड थी एस पे भी होनी चाहिए। तो ये आंसर में ज़्यादा स्पीड दिखा दी है हमने, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो सॉरी, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है बिल्कुल, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा ऊपर तक दिखा दी है। तो पी पे और एस पे सेम स्पीड है, जितनी पी पे स्पीड है उतनी एस पे स्पीड है। तो ये ग्राफ ऊपर नहीं होना चाहिए, इस लेवल से ऊपर गया हुआ, ये रॉन्ग है, इतना ही होना चाहिए। तो बेस्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। A rubber ball is dropped on a table and bounces back up. The table shows a force F on the ball. Which graph best represents the variation in time t of the force or the short interval time the ball is in contact with the table? The ball in contact with the table, जब बॉल इसको टच होगी तो पहले फोर्स 0 है, फोर्स बढ़ेगी मैक्सिमम होगी, फिर ये फोर्स कम होते होते 0 हो जाएगी। तो बेस्ट आंसर इज सी। बेस्ट आंसर इज सी। देखो ना बेटा, बॉल स्प्रिंग की तरह है ना, जब ये नीचे जब टच होगी बॉल, तो स्प्रिंग जब इसको टच होगा, ज़मीन को टच होगा, अभी टच हुआ तो ये कंप्रेस हो जाएगा ना, फोर्स बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, फिर ये जब दोबारा खुलेगा, जब खुलेगा तो फोर्स कम होते हुए 0 हो जाएगी। तो फोर्स पहले मैक्सिमम होगी फिर कम होती जाएगी। तो बेस्ट आंसर इज सी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8। A golf ball of mass m is dropped on a hard surface from a height h1। h1 हाइट से बॉल को गिरा रहे हैं, जिसका मैस है m मैस है h1 हाइट से। द बॉल रिबाउंड टू हाइट h2, नीचे आके यहाँ तक आती है, ये हाइट h2 है। The momentum of the golf ball just it reaches the surface is different from its momentum just it leaves them, obviously। नीचे आते हुए मोमेंटम पॉजिटिव होगा, ऊपर आते नेगेटिव होगा और कम भी होगा, हार्ड सरफेस पे गिर रही है। अच्छा, व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गोल्फ बॉल बिटवीन दीज टू इंस्टेंस? इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? तो चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको नीचे की स्पीड चाहिए। पहले तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी से स्पीड निकाल लें, इस पार्ट की निकालते हैं। तो क्या होगा, इसमें v1 और ये v2 कहता हूँ मैं इसको। पहले मैं v1 निकाल रहा हूँ, यहाँ पे गिरने से पहले की स्पीड v1 है, तो क्या हो जाएगा mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv1 का स्क्वायर, m से कैंसिल हो गया, तो v1 किसके इक्वल होगी 2gh1 का अंडर रूट। इसी तरीके से अब ऊपर जा रही है तो यहाँ की काइनेटिक पोटेंशियल बनेगी, अब मुझे यहाँ की स्पीड चाहिए, तो अगेन वो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लॉस इन काइनेटिक हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू
GH2 mm से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, V2 किसके इक्वल हो गया, 2GH2 का अंडर रूट। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, एक को प्लस कह दो, एक को माइनस कह दो। ओके, तो नीचे वाली स्पीड को मैं माइनस कह देता हूँ, ऊपर वाली को प्लस कह देता हूँ, आपकी मर्जी, जो मर्जी करते हैं आप, होना ऐड ही है इसमें। व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, तो नीचे वाली स्पीड को मैंने कह दिया नेगेटिव, तो u क्या है, u ये आई थी ना, ये u है, मैं इसको u बोल रहा हूँ, ये u है, और को नेगेटिव कह रहा हूँ, ये नेगेटिव है u, और ये v है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा p इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, m कॉमन ले लेते हैं, v माइनस u, तो m कॉमन आ गया, व्हाट इज v, v इज 2g अंडर रूट 2GH1 माइनस u क्या है, माइनस होने प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस 2GH1, तो ब्रैकेट खोलेंगे, m अंडर रूट 2GH1 प्लस 2GH2, 2GH1 प्लस 2GH2, ये प्लस हो जाएगा, तो बेस्ट आंसर इज बी, 8 का बी आंसर है। MCQ नंबर 9, अ बुक ऑफ वेट W इज एट रेस्ट ऑन अ टेबल, ये बुक है और टेबल पे रेस्ट पे पड़ी हुई है। अ स्टूडेंट अटेम्प्ट्स टू स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय सेइंग दैट एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। If the weight of the book is the action of the action force, weight उसका action है, what is the reaction force? आपको पता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, डिफरेंट बॉडीज पर होता है और इनकी सेम नेचर होती है। तो वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल। अब एक्शन अगर ग्रेविटेशनल पुल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल पुल होगी। जितनी ज़ोर से अर्थ बुक को नीचे पुल कर रही है उतनी ज़ोर से बुक अर्थ को ऊपर पुल कर रही है, तो उसका रिएक्शन होगा फोर्स ऑन द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ, अपवर्ड फोर्स ऑन द अर्थ। अच्छा, फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ, नो, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड होनी चाहिए। द फोर्स डब्ल्यू एक्टिंग अपवर्ड ऑन द बुक, नो, बुक के ऊपर फोर्स नहीं, वेट भी बुक का, तो एक्शन अगर बुक पे है तो रिएक्शन बुक पे नहीं हो सकता। द फोर्स डब्ल्यू एक्टिंग अपवर्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द बुक, यस, द फोर्स डब्ल्यू एक्टिंग अपवर्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द बुक, ये हो सकता है। द फोर्स डब्ल्यू एक्टिंग अपवर्ड ऑन द टेबल, नो, तो बेस्ट आंसर इज सी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, a metal cylinder is suspended vertically in equilibrium by a cord. Okay, the diagram shows the cylinder in 4 different positions P, Q, R, S. P, Q, R, S. a metal cylinder है, यहाँ पे suspended, फिर थोड़ा ऊपर है, फिर हाफ है, फिर ये है। अच्छा, अब आगे क्या है जी, स्टेटमेंट क्या है, which statement explain the variation of tension in the cord? At P and at Q the tension is same, बिल्कुल सही है, टेंशन सेम है, क्योंकि यहाँ भी वेट नीचे एक्ट कर रहा है, अप थ्रस्ट ऊपर एक्ट कर रहा है, यहाँ भी वेट नीचे एक्ट कर रहा है, अप थ्रस्ट और टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है। तो टेंशन ने क्या करना है, टेंशन ने अप थ्रस्ट और वेट के डिफरेंस को बैलेंस करना है, यू नो। टेंशन जो है, टेंशन प्लस अप थ्रस्ट वेट के इक्वल है, यहाँ भी अप थ्रस्ट, यहाँ भी अप थ्रस्ट, यहाँ भी वेट इक्वल है। अप थ्रस्ट डेप्थ ऑफ इमर्जन पे डिपेंड नहीं करता। तो पी एंड क्यू पे क्या है, टेंशन सेम है बिकॉज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टॉप एंड बॉटम इज सेम, यस। जितना टॉप पे प्रेशर और बॉटम पे प्रेशर डिफरेंस है उतना ही यहाँ पे डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस सेम है। देखो बेटा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, लेकिन अगर आप डिफरेंस लेंगे तो सेम होगा, तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एट क्यू द टेंशन इन कॉर्ड इज लेस, नो, लेस तो नहीं है। एट आर द टेंशन इन कॉर्ड इज लेस, नहीं, आर पे तो मोर है क्योंकि यहाँ पे आप थ्रस्ट कम एक्ट कर रहे हैं। और एट एस द टेंशन इन कॉर्ड इज ग्रेटर बिकॉज टेंशन इज कॉर्ड इज greater because the atmospheric pressure at S exert no force on the top and bottom, no, wrong।
तो बेस्ट आंसर क्या है बेटा? बेस्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज, MCQ नंबर 11। इन अ मशीन मैनी couples act on a rotating object as shown. Many couples act. Okay, नजर आ रहे हैं बहुत सारे। What is the resultant torque acting on a rotating object? Oof. What is the resultant torque acting? Resultant torque निकालना है तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका है 4, ये 50 और ये 58 टॉर्क है। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये है 50 इंटू 4, 7 लिख देता हूँ, 50 इंटू 4। अच्छा, फिर ये 30 नीचे, ये 30 ऊपर, तो यहाँ 6.5 प्लस 6.5। अच्छा, ये एक मिनट बेटा, ये 4 ये डिस्टेंस है ना, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। आई एम सॉरी, 4 प्लस 4 8, 50 इंटू 8, 50 इंटू 8 इसका टॉर्क इनका हो गया। अच्छा, अब 30 इंटू 6.5 प्लस 6.30 इंटू 6.5 प्लस 6.5 13 होता है। अब ये भी हो गया, अब 16 रह गया, 16 ऊपर, ये 16 नीचे। इनका टॉर्क कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके 10, 10 प्लस 10 20, 16 इंटू 20, ये भी हो गया 16। अब रह गया 25 और ये 25, 25 का डिस्टेंस कितना है? 12 और ये 12, तो 24। आपको पता है ना टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? कोई सी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो ये 25 यहाँ तक 12 है, तो ये फर्दर 12 है, तो ये 24 हो जाएगा। अब ये क्या है? कौन कौन से एंटी क्लॉकवाइज हैं, कौन कौन से क्लॉकवाइज हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 25 इंटू 24, 25 मल्टीप्लाई बाय 24 इट गिव्स 600। ये भी एंटी क्लॉकवाइज। 16 इंटू 23 20, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। 15 इंटू 8 400, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये तीनों तो ऐड हो जाएंगे। और ये क्लॉकवाइज है। 30 इंटू 13 390। तो हाउ मैनी एंटी क्लॉकवाइज? ये भी, ये भी, ये भी। 400 प्लस 600 1000, 1000 प्लस 3, इनको ऐड कर लें। 400 प्लस 600 प्लस 320 इट गिव्स 1320 एंटी क्लॉकवाइज माइनस 390, माइनस 390। 1320 माइनस 390, 930, 930 न्यूटन सेंटीमीटर। तो अब चूंकि मीटर भी लेना है आपने, तो न्यूटन मीटर को 100 पे डिवाइड कर 9.3। तो बेस्ट आंसर इज सी, 11C। ठीक है, हर एक का टॉर्क निकाल लिया और जो क्लॉकवाइज डिवाइड कर लिया उसमें एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर लिया। Question number 12. A uniform beam is pivoted at P as shown. अच्छा, यूनिफॉर्म बीम की तरह ये नीचे है जी। A uniform beam is pivoted at P. P कहाँ है? ये P पॉइंट है। The weight of 10 Newton and 20 Newton attached to its end. The length of the beam is 0.1 meter mark पे इंटरवल पे किया हुआ है। The weight of the beam is 100 newtons. Okay. At which point should a further 20 newtons should be attached to achieve equilibrium? अब इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा लोड होता है, एक्स्ट्रा लोड, उससे रिजल्टेंट को बैलेंस करना होता है। आप पहले इनका रिजल्टेंट मूवमेंट निकालने। कौन कौन सी एग्जिस्टिंग फोर्सेज हैं? 20 न्यूटन यहाँ से एक्ट कर रही है और इसका डिस्टेंस कितना है? 0.4, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज है। 20 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 8 न्यूटन मीटर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 10 और ये डिस्टेंस कितना है? 6, 10 इंटू 0.6, और ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका आ गया 6 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। और एक इसका वेट भी एक्ट करेगा मिडल से, यहाँ से एक्ट करेगा, मिडल इसका ये बनेगा, मिडल यहाँ से वेट एक्ट करेगा। वेट कितना है इसका? द वेट ऑफ द बीम इज 100 न्यूटन्स। ये 100 है और ये डिस्टेंस 0.1 है ना, 0.1, तो हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अब टोटल एंटी क्लॉकवाइज ये भी 6 प्लस 16 हो गया और ये क्लॉकवाइज 8 हो गया। 16 माइनस 8, तो रिजल्टेंट मोमेंट कितना आ गया? रिजल्टेंट मोमेंट आ गया 16 माइनस 8,
8 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें 20 न्यूटन लोड हैंग करना है, जिसका मूवमेंट इतना ही होना चाहिए 8, लेकिन क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो उसको राइट पे हैंग करेंगे, क्योंकि मुझे राइट पे हैंग करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रिजल्ट इनको बैलेंस करेगा। तो मूवमेंट का फॉर्मूला F इंटू डी इज इक्वल टू एम। फोर्स कितने लगानी है 20, कितने डिस्टेंस पे करना है पता नहीं, मूवमेंट कितना होना चाहिए इसके इक्वल 8। तो ये 20 जाके डिवाइड होगा तो डी आ जाएगा 0.4 मीटर्स। 0.4 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए पिवट से। पिवट से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यहाँ पे 20 न्यूटन एक्स्ट्रा लोड हैंग करेंगे, जो इनके रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। तो आंसर इज डी। अच्छा भाई, एमसीक्यू में 30 में आता है, निकल गया 30 नीचे। व्हाट इज द एसआई बेस्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी प्रेशर ओवर डेंसिटी? प्रेशर ओवर डेंसिटी, प्रेशर होता है ना, प्रेशर को सिंप्लीफाई करो, रो जी एच, ओवर डेंसिटी होती है रो, तो रो से कट गया। अभी क्या रह गया, इसकी यूनिट लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 13 का डी आंसर है। एमसीक्यू नंबर 14 प्लीज। Which kinetic energy are conserved? Which quantities are conserved in inelastic collision? Inelastic collision में मोमेंटम भी कंजर्व है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है जी, तो इनइलास्टिक कोलिजन है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल मोमेंटम कंजर्व। द बेस्ट आंसर इज सी। ठीक है जी, 14 का सी। 15 एमसीक्यू नंबर 15 प्लीज। क्या है जी, अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड अप द हिल। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड अंडरलाइन कर लें, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही और उस पर रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो एक्ट कर रही है, स्ट्रेट ही जा रहा होगा ना अप द हिल। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग resisting the motion is 8. The cyclist uses 450 joules of energy to travel a distance of 20 meters. Up the hill जा रहा है तो जीपी भी गेन कर रहा है और कितना डिस्टेंस कवर किया 420 मीटर्स, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया और एनर्जी कितनी लगाई 450. व्हाट इज द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? पहले तो एनर्जी कन्वर्जन लगाए ना, तो क्या है जी, द साइक्लिस्ट यूजेस द एनर्जी, एनर्जी यूज्ड, ये एनर्जी दो काम कर रही है. नंबर वन क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही, जीपी चेंज हो रही है, चेंज इन जीपी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस. तो फ्रिक्शन कितनी है जनाब? 8 न्यूटन. डिस्टेंस कितना है? 450. मल्टीप्लाई कर लें, 450 इंटू 8, 0, 40 और 46, 4600. टोटल एनर्जी कितनी लगाई उसने? ओके, मैं गलत कर रहा हूँ ना, 450 मीटर नहीं गया यार, कितने डिस्टेंस गया? 20 मीटर ऊपर गया उल्लू. ओके, सो कितना ऊपर गया? 20 मीटर. और फ्रिक्शन कितनी है? 8. तो 20 इंटू 8, 160. एनर्जी कितनी लगाई? 450. इंक्रीज इन जीपी पता नहीं. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना किया? 160. द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 160. तो 160 जाके माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो आ जाएगा 90 और यहाँ से 2 गया, अप्रॉक्सीमेट 290. 15 का बी 290. तो एनर्जी यूटिलाइज्ड इज इक्वल टू क्या कर रही है? कुछ जीपी बन रही है, कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. काइनेटिक एनर्जी नहीं बन रही क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है. तो आपने ये फाइंड आउट करना था. एनर्जी 450 है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 160 है, ये उधर जाके माइनस होगा तो 290 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज. जी बेटा. A stone of mass m falls from rest at the top of the cliff of height h into the sea below. Okay,
A mass m falls from rest at the top of the cliff, into the sea below. अच्छा ठीक है, ये क्लिफ है सपोज ऐसी गंदी सी, और यहाँ से सी है नीचे, और ये ऊपर से नीचे रेस्ट से गिर रहा है, और यूँ नीचे 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 यहाँ पानी में गिरेगा. क्या कह रहा है? जस्ट बिलो हिटिंग द सी द स्टोन हैज स्पीड v. इसकी स्पीड v थी. Just before, what is the average force of air resistance acting on the stone during the fall? What is the average air resistance? Okay, energy conversion लगाएं. क्या है जी energy conversion? Loss in Gp is equal to gain in kinetic plus gain in heat energy. Loss is equal to gain. Loss in Gp, mgh. गेन क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस कितना है? एच. फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस. हमने क्या निकालना है? एवरेज फोर्स. ये एफ निकालना है ना, तो एच जाके डिवाइड होगा. एफ फाइंड आउट करना है. सो क्या हो जाएगा जनाब? ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाती है, mgh माइनस हाफ एम वी स्क्वेयर ओवर h इज इक्वल टू f. अब चाहो तो m कॉमन ले लो, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. mgh ओवर h, तो ये mg रह जाएगा ना, m तो कॉमन ले लें, तो gh ओवर h माइनस हाफ एम वी स्क्वेयर ओवर h माइनस हाफ m तो कॉमन ले लिया ना बेटा, v स्क्वेयर ओवर h, तो h से कैंसिल हो गया. तो क्या रह गया आपके पास? इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो f की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? f इज इक्वल टू m कॉमन है, यहाँ पे g है माइनस वी स्क्वेयर ओवर 2h, माइनस वी स्क्वेयर, m कॉमन है, g माइनस वी स्क्वेयर ओवर 2h. तो बेस्ट आंसर इज C. The best answer is 16C. Question number 17. MCQ number 17. MCQ 17 के लिए जगह कम है, तो पहले देख लें, क्या पता इधर पूरा आ जाए. MCQ number 17 क्या कहते हैं जनाब? पढ़ लेते हैं इसको. यहाँ लिखूंगा मैं. A railway engine accelerate of total mass 1200 tons from rest to a speed of 75 meter per second. Accelerate करता है, mass given है और वो given है. How much useful work done on the train to reach this speed? Useful work done तो increase in kinetic energy है. Useful work done, obviously friction भी होगी. Useful work done जो होता है increase in kinetic energy होता है. तो work done is equal to half mv square. half mass कितना है? 1200 into 1000 into 75 का स्क्वायर. तो ये तो हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 600,000 इंटू 75 इंटू 75. कैलकुलेटर पे करते हैं. 75 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 3.37. 3.37 1 2 3 4 और ये कितने थे? 5 6 7 8 9. 3.37 into 10 power 9. 3.37 into 10 power 9 कौन सा है? 3.4 ही हो गया ना. 3.4 या 10 power 6 10 power, ये 3.4. C. The best answer is C. MCQ number 18. What is the correct derivation of the equation relating power, force and velocity? Power is equal to work done over time and work done is equal to force into displacement. So power is equal to force into displacement over time. So power is equal to F into V. हो सकता है. तो this may be the answer. अच्छा, अगला क्या है? Power is equal to work done over time and work done is equal to force into distance. No.
फोर्स डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही बन जाता है। अच्छा बी, सी वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट, नो। और डी देखते हैं, व्हाट इज द ऑप्शन डी, पावर इज वर्क डन टाइम एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स ओवर डिस्टेंस, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेस्ट आंसर इज ए, 18A। 19, MCQ number 19 please. A cable of a suspension bridge supports a weight of this much and weight causes the cable to stretch by this much. Okay. A lorry crossing a bridge then increases the force on a cable to this much. The force extension graph is shown. ओके 19 पे कितनी है, इतनी है, इस पे इतनी है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी व्हेन द लॉरी इज क्रॉसिंग द ब्रिज, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी, इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी मीन इंक्रीज इन एरिया, यू नो, ये वाला एरिया निकालेंगे, इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी। फोर्स डिस्टेंस ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो एनर्जी होता है ना, तो वो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन एनर्जी निकालें, तो वो यहाँ से यहाँ तक के एरिया निकालेंगे। तो ये ट्रेपीजियम है, हाफ into sum of parallel sides, 23.3 plus 19.3 into 10 power 5 तो आएगा ही आएगा, into 10 power 5 into distance between parallel side, 57 minus 47, 10 millimeter into 10 मिली है तो 10 power minus 3 भी आएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं जी। बेटा कैलकुलेटर उठा लिया जी। कितना हो गया, 19.3 प्लस 23.3 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा जी ये आ गया है 21.3 और इंटू 10 पावर 6 3, 6 माइनस 3 आ गया, और ये जब पॉइंट को इधर लाएंगे तो 2.1 इंटू 10 पावर 4, 2.1 इंटू 10 पावर 4, ये 21 इस तरह में लिख सकते हैं किलो जॉल्स। 19 का आंसर होना चाहिए ए, 21 किलो जॉल्स। अच्छा भाई 20th, एक मिनट जी। MCQ number 20 बेटा, what are the unit of stress, strain and Young modulus? स्ट्रेस की यूनिट पास्कल, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, और यंग मॉडुलस भी पास्कल होती है। स्ट्रेस की यूनिट पास्कल, स्ट्रेन की नो यूनिट, और ये भी पास्कल, सो डी। MCQ number 21, a rubber band is stretched and then relaxed to its original length. The diagram shows the force extension graph of this process. रबर बैंड का ग्राफ आपको नजर आ रहा है, यूं जा रहा है, यूं नीचे आ रहा है। एज द फोर्सेज इंक्रीज द कर्व फॉलोज द पाथ OPQ, OPQ लोडिंग कर्व, और QRO। एज द फोर्सेज रिड्यूस द कर्व फॉलोज द पाथ QRO, नीचे से आ रहा है, ये लोडिंग है या अनलोडिंग है। एंड रिटर्न बैक टू जीरो एक्सटेंशन। द एरिया बिलो X, the area below X, the area labeled X, sorry, is between the curve, this area labeled Y, the area labeled Y is bounded by the curve QRO। QRO के नीचे जो एरिया Y है, और ये एरिया X है, और ये एरिया Y है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, दिस स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी, क्या करते हैं जी, एरिया फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, area X is the energy which heats the band as it is stretched to X। नो, ये हीट एनर्जी होता है स्ट्रेच और अनस्ट्रेच करने का, खाली स्ट्रेच करने का नहीं होता। नो, द एरिया X प्लस वाई इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच टू E। द एरिया X प्लस वाई इज द मिनिमम एनर्जी। हाँ, लोडिंग के नीचे आ रहा है ना, X भी और Y भी, लोडिंग कर्व के नीचे X प्लस वाई है ना, तो आंसर हो सकता है, दिस मे बी द आंसर। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी देखते हैं, सी क्या है, द एरिया X इज द
सी, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा. द एरिया एक्स इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन इट इज स्ट्रेच टू. एक्स खाली नहीं है, एक्स प्लस वाई है, ये नहीं हो सकता आंसर. द एक्स वाई माइनस एक्स, एरिया वाई माइनस एरिया एक्स इज द नेट वर्क डन. नो, नेट वर्क डन इज एक्स. तो फिर क्या आंसर होना चाहिए? बेस्ट आंसर इज बी. एरिया एक्स प्लस वाई इज अ मिनिमम एनर्जी. बिल्कुल ठीक है, लोडिंग कर्व के नीचे जो एरिया है ना, तो इसका आंसर है बी. 21 इज बी. अच्छा जी, अब 22 बेटा. द पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1 नैनोसेकेंड. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो आपको पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/10 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 9 10 पावर 9 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 पावर 9 हर्ट्ज. तो 10 पावर 9 फ्रीक्वेंसी वाले एक ही है आंसर है. तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 पावर 9 हर्ट्ज. देखो ना, ये तो हो ही नहीं सकती ना. आपको टाइम पीरियड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 ओवर टाइम पीरियड. 10 पावर 9 और है ही नहीं. और अगर आपको वेवलेंथ भी निकालनी है तो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा. 3 इंटू 10 पावर 8. एफ कितना होता है? 10 पावर 9 और लैम्डा. व्हेन यू सॉल्व इट तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3. तो बेस्ट आंसर इज C. अच्छा बेटा, आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव इज नॉट करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव इज नॉट करेक्ट? बस 3 करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है. द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव एनर्जी. बिल्कुल सही है. दे हैव द सीरीज ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड. नो, प्रोग्रेसिव के अंदर नोड्स एंटी नोड्स नहीं होते, ये आंसर नहीं हो सकता. अच्छा, दे नीड मीडियम टू ट्रेवल टू लॉन्गिट्यूडनल वेव को मीडियम चाहिए होता है, ठीक है ना. सवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो तो ट्रांसफर्स होती है, भी आंसर सही है. ट्रांसफर एनर्जी यस. तो बेस्ट कौन सा हो सकता है? 23 का बी. ठीक है, 23 का क्या आंसर है? बी. जो करेक्ट नहीं है वही ढूंढना था. अच्छा 24. A bicycle gear wheel is a disc with 50 teeth equally spaced around the edge as shown. The gear wheel is rotated 10 times each second. इसे 50 teeth है, 10 times each second. A springy strip of metal is vibrated by the rotating teeth. The metal strip produces a sound of frequency that is equal to the frequency of vibration of the strip. The speed is this much. What is the wavelength of the sound emitted? पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालें, स्पीड भी गिवन है तो वेवलेंथ आ जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? जितनी दफ़ा ये वाइब्रेट करती है, कितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है? जितने तीथ इसको टक्कर मारते हैं. तो तीथ कितने हैं जनाब? 50 तीथ. कितने राउंड मारती है 1 सेकेंड में? 10 टाइम्स. टाइम कितना है? 1. तो 500 हर्ट्ज. तो आ गई फ्रीक्वेंसी. अब क्या निकालना है भाई? स्पीड भी गिवन है, वेवलेंथ. लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ. 330 ओवर 500. ठीक है, 0.6 33 ओवर 50 कितना होता है? 0.66 ही होता है मेरे ख्याल से जी. सो बेस्ट आंसर इज ए. MCQ number 25 please. An ambulance travels along a straight road at a speed of 30 meter per second. Ambulance travel कर रही है. Its siren emits a sound of wavelength this much. The speed of sound is this much. The ambulance passes a man standing the side of the road. What is the frequency of the sound heard by the man as the ambulance moves towards him and as the ambulance moves away from him? Okay. जब करीब आ रही है तो क्या फ्रीक्वेंसी है? तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व का फार्मूला क्या होता है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी इंटू स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय v प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स. यही होता है ना? हाँ जी.
सो एक बार ये प्लस यूज़ करना है, एक बार माइनस यूज़ करना है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2000। व्हाट इज स्पीड ऑफ द साउंड, कितनी स्पीड ऑफ द साउंड 340 ओवर, करीब आने में क्या होगा, ज़्यादा फील होगी ना। वी क्या है, वी इज 340 में ऐड हो जाएगी कितनी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। ये ऐड कब होगी, जब दूर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 370, तो ये 370 पे डिवाइड होगा। एक बार ये 370 पे डिवाइड होगा, एक बार 310 पे डिवाइड होगा। तो 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 300, 2000 मल्टीप्लाई बाय 340 डिवाइडेड बाय, ये पहले मैं इसको प्लस कर रहा हूँ 370 दूर जाते वक्त, इट गिव्स 1837। ये कब होगी, दूर जाते हुए, करीब आते हुए ये माइनस हो जाएगा। तो बता 340 माइनस 30, 310 पे डिवाइड करूँगा, तो उसको डिवाइड करूँगा 310 के ऊपर, 340 माइनस 30, 310 के डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ रहा है 2193 अप्रॉक्सीमेटली 2200 या 2190 और 1840। करीब आते वक्त उस टूवर्ड्स आएगी तो ये इतनी फील होगी 2190, दूर जाएगी तो इतनी फील होगी। तो डी आंसर है। अच्छा भाई, इसके बाद आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 26। 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पी क्यू आर हैव द फ्रीक्वेंसी शोन। पी की फ्रीक्वेंसी, क्यू की फ्रीक्वेंसी, आर की फ्रीक्वेंसी, तीनों की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। विच रो आइडेंटिफाइज पी क्यू एंड आर। हाँ जी, पी क्यू एंड आर तीनों की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। 10⁻10। अच्छा, वेवलेंथ पहले निकालो ना। वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी, हमें वेवलेंथ से याद है ना। तो 3 × 10⁻8 को जब मैं डिवाइड करूँगा 3 × 10⁻10 से, तो 3 से कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻−2। 10⁻−2 ये होती है माइक्रोवेव्स, अप्रॉक्सीमेटली माइक्रोवेव्स, पी आर माइक्रोवेव्स। ओके, अब इसके बाद ये 13 से जब डिवाइड करूँगा, 3 × 10⁻8 13 से डिवाइड करूँ 10⁻−5, -5 इज इंफ्रारेड। भाई देखो ना, 3 × 10⁻8 को पहले इस पे डिवाइड करूँगा तो 10⁻−2 आएगा, इस पे डिवाइड करूँगा 10⁻−5 आएगा, इस पे डिवाइड करूँगा 10⁻- कितना आ जाएगा 14, इस पे डिवाइड करूँगा 14 पे डिवाइड करूँगा 10⁻−5 आया, ये -6 आएगा ना, डिवाइड कर ले यार। हाँ, 10⁻−6 अप्रॉक्सीमेटली। तो 3 × 10⁻8 और 6 × 10⁻14 है ना, 6 × 10⁻14, 10⁻−7 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। और -7 जो होती है विजिबल लाइट होती है। तो बेस्ट आंसर इज बी, 26 का बी। 27 प्लीज। Which row describe the oscillations of two moving particles in a stage 3 wave that are separated by a distance of half the wavelength? Half the wavelength. Which row describe of two moving particles? Stage 3 wave के अंदर जो moving particles होते हैं ना, ये तो not moving है ना, nodes, इनके दरमियान डिस्टेंस λ/2 होता है। अब मूविंग पार्टिकल ये है तो इसके साथ λ/2 इसका डिस्टेंस होगा, और अगर ये है तो ये डिस्टेंस होगा। तो ये अगर नीचे जा रहा होता है तो ये ऊपर आ रहा होता है। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है, लेकिन फेज डिफरेंस 180 का होता है। ये वाले पार्टिकल जब नीचे जा रहे होते हैं तो और पार्टिकल्स ऊपर आ रहे होते हैं, ऑपोजिट होता है ना। नोड के दरमियान तमाम पार्टिकल इन फेज होते हैं। एक लूप के पार्टिकल्स और अगले लूप के पार्टिकल्स आउट ऑफ फेज होते हैं 180 डिग्री। फ्रीक्वेंसी सेम होगी और एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, हाफ द वेवलेंथ है ना, जितना इधर से गैप होगा। फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फेज डिफरेंस 180 डिग्री। एम्पलीट्यूड सेम, फेज डिफरेंस 180। तो डी आंसर है, 27 डी। अच्छा बेटा, आगे चल रहे हैं।
28 प्लीज। ट्वेंटी एट क्या कहता है जी जनाब? 28 जी। A parallel beam of red light of wavelength this much is incident normally on a diffraction grating that has 4000 lines per millimeter. What is the total number of intensity maximum? टोटल निकालने हैं ना, तो एक सेंटर वाले जीरो ऑर्डर से जितने ऊपर एन मैक्स होंगे उतनी एन मैक्स नीचे होंगे और एक दरमियान में होगा, तो 2 टाइम एन मैक्स प्लस 1 निकालना है। तो एन मैक्स के लिए एंगल 90 होता है, आपको पता है ना, डी साइन 90 इज इक्वल टू एन मैक्स लैम्डा। एन मैक्स लैम्डा डी क्या होता है 1/n, डी क्या होता है 1/n, तो डी की जगह 1/n लिख रहा हूँ। एन की वैल्यू कितनी है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर। 400 ये मिलीमीटर में आंसर आएगा तो साथ 10⁻³ भी आ जाएगा। एन मैक्स की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा कितना है बेटा 700। लैम्डा इज 700, 7 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 हो जाएगा ना, तो 2 जीरोज आ गया और नैनो माइनस साइन होता है तो -7 रह गया। अब ये जाके डिवाइड होगा तो आपके पास एन मैक्स कितना आ जाएगा, 10⁻³ था, ये -7 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा ओवर 10,000 ओवर 28, ये देखिए डिवाइड हो जाएगा। 10 पावर नीचे आया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। डी कितना था 400, 4000 नहीं है 400 है यार, ये 400 है 2800, 10,000 ओवर 2800। कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे यार, 10,000 डिवाइड बाई 2800 इट गिव्स 3.57। तो 3 एन मैक्स 3 है, 3 ऊपर 3 नीचे और एक दरमियान में, तो 7 ऑर्डर नजर आएंगे आपको। 7 भाई एन मैक्स 3 आ गया ना, तो 3 ऑर्डर ऊपर नजर आएंगे जीरो से, 3 ऑर्डर नीचे नजर आएंगे और एक जीरो पे नजर आएगा, तो बेस्ट आंसर इज 7। MCQ नंबर 29, the two wave sources are oscillating in phase. Each source produces a wave of wavelength lambda. The two waves from the source meet at x with a phase difference of 90 degree. What is the possible difference in the distances from the two wave at x? What is the possible difference in distances? वो जो यहाँ पे मिलती हैं तो उनमें 90 का फेज डिफरेंस होता है। क्या मतलब, यहाँ से और यहाँ से वेव चल रही हैं, ये एक्स पॉइंट पे मिलती हैं, एक वेव यहाँ से आती है, एक वेव यहाँ से आती है। जब यहाँ पे पहुँचती हैं तो इनका फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस, फेज को फाई भी कहते हैं, एंगल थीटा भी कह सकते हैं आप। तो चेंज इन थीटा, चेंज इन फाई कितना है 90 डिग्री। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो पार फेज डिफरेंस कितना होता, कंस्ट्रक्टिव होती तो 0 होता, 360 होता। व्हाट इज द पॉसिबल डिफरेंस इन डिस्टेंसेस, डिस्टेंस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकालो। 0 होता, 1 लैम्डा होता, 2 लैम्डा होता, 3 लैम्डा होता, 4 लैम्डा होता, ये कंस्ट्रक्टिव का होता। और अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो क्या होता, लैम्डा बाई 2 1.5 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 ये 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अब इनके दरमियान में कोई डिफरेंस होगा, 0 और लैम्डा बाई 2 के दरमियान लैम्डा बाई 4 होता है, लैम्डा बाई 4 होता है। और 1 और इसके दरमियान में कितना होता है 1.25, 5 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 कोई है ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा 2 लैम्डा है और ये 2.5 लैम्डा है, 2.5 लैम्डा, ये 2 लैम्डा है, 0.5 लैम्डा बाई 2, इनके दरमियान में क्या होगा। तो बेस्ट आंसर इज इसके और इन दोनों के दरमियान में, 0 और लैम्डा बाई 2 के दरमियान में, 0 और लैम्डा बाई 2 की एवरेज ले सकते हैं आप, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, तो लैम्डा बाई 4 हो सकता है। इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों का दरमियान कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 1.5 कितना हो गया, 1 प्लस 1.5 कितना हो गया 2.5 डिवाइड बाई 2 1.25। इन दोनों का दरमियान कितना निकलेगा 2 प्लस 2.5 4.5 2.25। तो या तो 2.25 लैम्डा होगा या 1.25 लैम्डा होगा या 0.25 लैम्डा होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर कितना बन रहा है
0.25 लैम्डा। तो बेस्ट आंसर इज बी। 0.25 लैम्डा बाय 4 होता है ना, या तो 0.25 लैम्डा होगा, या 1.25 लैम्डा होगा, या 2.25 लैम्डा होगा, या 3.25 लैम्डा होगा, या तो वहाँ पे फेज डिफरेंस 90 आएगा अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट बेटा, विच डायग्राम बेस्ट इलिस्ट्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव से क्या होता है, रिपल्सिव फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड। सी आंसर है इसका। एमसीक्यू नंबर 31 प्लीज। The path of an electron with the initial speed v in the uniform electric field between the two parallel plates is shown। इलेक्ट्रॉन है, नीचे को मोड़ रहा है और ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है। The vertical deflection x is measured at the right edge of the plate। right edge of the plate। The distance between the plate is halved। इनके जब डिस्टेंस को आधा कर दिया, मतलब ये और ये यूं नीचे है। डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स डबल हो जाएगी, फोर्स डबल हो जाएगी तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। अच्छा बहरहाल, व्हाट विल बी द न्यू डिफ्लेक्शन। अच्छा पहले फोर्स कितनी थी, F, एक्सेलरेशन कितना था, A, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होता, X। अब क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी, आपको पता है ना फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = QV/D। इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, डबल। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। अब S2 निकालना है। ओके, तो क्या रिलेशन है A और X में। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम तो पता नहीं है। टाइम 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 तो सेम लेगा ना यहाँ तक पहुँचने का, वो तो इस पे डिपेंड करता है ना, हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम कवर करना है, टाइम की वैल्यू सेम है। सो अच्छा जी, क्या होता है रिलेशन A और X में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा हुआ है, 2AS v² - u²। v भी नहीं पता और u भी नहीं पता। अच्छा दूसरा कौन सा होता है, S = ut + ½ AT²। तो ये तो टर्म 0 हो गई ना, u तो 0 है। S का और A का क्या रिलेशन है, T दोनों में सेम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों में सेम कवर करना है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम कवर करना है, तो जितना टाइम बाहर लेने टाइम तो सेम है, तो S इज प्रोपोर्शनल टू A होना चाहिए। तो अगर ये डबल है तो डिस्टेंस भी डबल कवर होना चाहिए। क्या कहते हैं, देखो ना, दोबारा लगाओ। 2AS = v² तो लग ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं लग सकती बेटा, हमें ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0 है, यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0 नहीं है, कुछ है, तो इस v की वैल्यू नहीं है, तो ये तो इक्वेशन लग ही नहीं सकती। S = ut + ½ AT²। इनिशियल वर्टिकल स्पीड तो 0 है, ये टर्म तो 0 ही हो गई। S = ½ AT² रह गया। अब आपको होता है टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का टाइम, चाहे प्लेट्स करीब हो चाहे दूर हो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल स्पीड पे डिपेंड करता है। वो दोनों केसेस में सेम है। प्लेट्स को वैसे ही करीब लेके आ रहे हो, प्लेट की लेंथ तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम टाइम में कवर होगा, तो टाइम कॉमन है, तो S इज प्रोपोर्शनल टू A। S इज प्रोपोर्शनल टू A। तो जब A 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेस्ट आंसर इज C, 2x, डबल डिस्टेंस कवर होगा। अच्छा भाई, MCQ नंबर 32 प्लीज। The current in the circuit component is 2 microampere. How many electron pass through the component each second? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, सबको पता है क्या होता है फार्मूला, Q = IT होता है ना, और Q क्या होता है, N × E IT। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट पर सेकेंड निकालने हैं, तो N/T = I/E, एलिमेंट्री चार्ज पे डिवाइड कर देंगे।
2 माइक्रो एम्पेयर्स है ना, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2 और ये 2 कंसिडर हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा 10 पावर 13 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ क्या करीब करीब आंसर आएगा। तो 2 ओवर 1.6 चेक कर लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 1.6 1.25 और ये ऊपर चला जाएगा 10 पावर 13, तो इसका ए आंसर है 32A। 33 प्लीज। The filament of 240 100 watts electric lamp heats up for a room temperature and its operating temperature. As it heats up, its resistance increases by a factor of 16. What is the resistance at the room temperature? तो अब ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो 16 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो रूम टेम्परेचर की रेजिस्टेंस आ जाएगी। ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर P, वी स्क्वेयर 240 ओवर 100, 240 का स्क्वायर ओवर 100, 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 576। ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस इज 576 विच इज 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो डिवाइड बाय 16, 36 ओम्स, तो उसकी 36 है। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड है, पहले किसी पेपर में मैंने कराया हुआ है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, 2 वायर्स हैव सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस। 2 वायर्स हैं, इनकी सेम लेंथ है और 2 वायर्स, वायर X एंड वायर Y, 2 वायर हैव सेम लेंथ, इसकी लेंथ भी L, इसकी लेंथ भी L, हैव सेम रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस भी R, इसकी रेजिस्टेंस भी R। वायर X इज मेड अप ऑफ द मैटर ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 और इसकी रेजिस्टेंस है 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी ना। अब सेम तभी हो सकती है जब ये वायर मोटी हो। द डायमीटर ऑफ X इज दिस मच, इसका डायमीटर गिवन है 0.315। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ Y वायर, इसका डायमीटर निकालना है। ओके डायमीटर निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है आपका, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, R तो सेम है ना दोनों का, तो रो L ओवर A इज इक्वल टू रो L ओवर A। ये X वायर का हो गया और ये Y वायर का हो गया, ठीक है। रो L ओवर A, L भी कट गया, L भी कट गया, A की जगह आ जाएगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, यहाँ भी है पाई डी स्क्वायर ओवर 4, वो भी कैंसिल, चलिए लिख देता हूँ मैं। रो नीचे क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4, रो ऑफ X, डायमीटर ऑफ X, रो ऑफ Y, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, पाई और 4 यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब डायमीटर किसका निकालना है, Y का निकालना है, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर आप फार्मूले पे गौर करें, इधर ही लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ क्या निकालना है Y, तो डायमीटर ऑफ Y का स्क्वायर ये उधर मल्टीप्लाई हो गया और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, रो ऑफ Y ओवर रो ऑफ X इंटू डायमीटर ऑफ X का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, रो ऑफ Y ओवर रो ऑफ X, Y की रो कितनी है 5.6 और इसकी 1.7, 5.6 डिवाइड बाई 1.7, 3.29 इंटू डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डायमीटर 0.315, .326, 0.33, 0.326, 0.326 और अच्छा इसका स्क्वायर रूट भी ले लेना है, ये डायमीटर इसकी वैल्यू आई ना, अब इसका स्क्वायर रूट भी लेना है भाईजान, ये डी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट आंसर
0.57 इसका जब डायमीटर निकाला तो 0.757 आ रहा है, तो 0.7 इस सी आंसर है, 34C। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? MCQ नंबर 35। अ सेल हैज़ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अ वेरिएबल रेजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। एक सेल है, इसके साथ क्या लगा दिया? वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया, इसका EMF कांस्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इज डिक्रीज, इसकी रेजिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द चेंज इन सेल्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल PD को क्या होगा? टर्मिनल PD कम होता जाएगा बेटा, आपको पता है ना, आपकी जो वोल्टेज है उन्होंने इससे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में डिवाइड होना होता है। अगर ये ज़्यादा है तो उसको कम मिलेगा, अब ये कम होता जा रहा है तो इधर जो वोल्टेज है, वो जो एक्सटर्नल को वोल्टेज मिल रही है वो कम होती जाएगी। द टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीजेज बिकॉज मोर वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सोचते हैं इसके बारे में, हो सकता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा क्योंकि अंदर उसके मुकाबले ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज एज द करंट इन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज नहीं, करंट तो बढ़ेगा ना यार, जब इसकी डिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा, आंसर नहीं हो सकता। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, द टर्मिनल इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, तो बेस्ट आंसर इज ए, ठीक है जी। Question number 36 please. 4 resistors are connected in a square shown. The resistance may be measured between any two junctions. Between which two junctions the measured resistance is greatest? तो अगर हम यहाँ पे लगाएं PQ, तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी, एक रास्ता ये बनेगा ना 2, और एक बनेगा 8 + 6 14 और 4 18। एक करंट यूँ भी जा सकता है, करंट यूँ भी जा सकता है, लेकिन आंसर यू विल बी लेस देन 2। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो इसको मिटा देते हैं। अब आपकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? 6 और ये है 14, 6 × ये 6 है और ये 14 है, प्रोडक्ट ओवर सम 6 × 14 / 20 4.2 ओम्स आ रही है। अच्छा, अब आगे क्या है? अब इधर तो हो ही नहीं सकता, RNS आती हो सकता है ना, अगर हम यूँ लगा लें P और इसके दरमियान है, P और S के दरमियान, तो यहाँ पे कितना है? 10 और ये भी 10, तो ये 5 ओम्स आ रही है। SNQ, अगर SNQ के दरमियान लगा रहे हो आप करंट QNS SNQ, करंट यू भी जा सकता है, करंट यू भी जा सकता है, ये भी 10 ये भी 10, तो 5 ओम्स आ जाएगी। SQ के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 5 ओम्स, ये इससे भी ज़्यादा आ रही है। और क्या रह गया? अच्छा, अगर यूँ लगा लेते हैं PNS 8 ओम्स है, और ये कितना है? 6 + 4 10 और 12, 8 है और ये 12 है, प्रोडक्ट ओवर सम 8 × 12 वो 8 + 12। बेटा अगर यूँ जाएगा, करंट यूँ भी जा सकता है, इन तीनों से होके भी जा सकता है। 16 + 4 + 2 12, तो कितना हो जाएगा? 8 × 12/20, तो 4.8 आ रहा है। तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रही है? SQ और S के दरमियान है, आई थिंक सो। तो आप हर एक के निकाल के दे सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा यहीं पर आ रही है। हाँ, आप इसको चेक करें ना, P और Q के दरमियान, P एंड Q के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस लेस देन 2, Q एंड S के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम्स, C R एंड S के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस 4.8 आ रही है। R एंड S R एंड S टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? ये 6 है ना, तो 6 से भी कम आएगी। ये कितनी है? 6 8 + 10 और 14, 14 × 6 14 + 6 14 × 6/20 27 4.2 ओम्स। तो बेस्ट आंसर इज बी। हर एक के निकाल के देख लें जो नीचे ऑप्शंस गिवन है उनकी।
A circuit is set up as shown. The variable resistor is adjusted so that the ammeter reading decreases. The variable resistor is adjusted so that ammeter reading decreases. Okay. ammeter reading decrease कब होगी? जब ये इंक्रीज होगा. ammeter reading decrease हो रही है, ये कम हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ? ये तो फिक्स रजिस्टर है ना, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है? ज़्यादा होती जा रही है. यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा होती जाएगी, और जब यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा होती जाएगी तो यहाँ पे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. द रीडिंग ऑन अ P विल डिक्रीज एंड रीडिंग ऑन Q विल इंक्रीज. द बेस्ट आंसर इज B. मैं देखो ना, करंट डिक्रीज तब करेगा ना जब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी. जब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगी. वोल्टेज इन दोनों में शेयर होना होता है ना भाई. जब करंट डिक्रीज हो रहा है, फिक्स रजिस्टर है, V इज इक्वल टू आई आर. जब करंट कम है, R तो उतना ही है, तो V कम हो जाएगा. जब टोटल वोल्टेज में इसको कम मिलेगा तो फिर इसको ज़्यादा मिलेगा. 37 हो गया. MCQ number 38 please. In a television program, to illustrate scientific model, a presenter fires a gun many times at a bale of hay. Two small cannon balls are embedded within the hail some distance apart from each other. Gunmen actually. Two small cannon balls are embedded within the hay some distance apart from each other. The hay bale measures approximately 2 by 2 by 2. The cannon balls are made from the iron approximately spherical about 5 cm in diameter. Okay. What might the presenter illustrating? In a television program to illustrate scientific model, a presenter fires a gun many times at a bale of hay. Two small cannon balls are embedded within the hay some distance apart from each other. The hay bale measure approximately 2 by 2 by 2. Okay. The cannon balls are measured of iron approximately 5 centimeter in the diameter. What might the presenter presenting? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं, तो बाहर निकल जाते हैं. बीटा डिके नहीं. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो सकता है और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो सकता है क्योंकि जब वो बेल है वो आगे जाएगी तो जैसे मैस बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो सकता है. सी. 39 MCQ number 39 please. A certain nuclide U-235 has a nucleon number 235, proton number 92 and neutron number 140. Data on 4 other nuclides are given. Which nucleus is the isotope of uranium? Isotope of uranium है तो प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए, तो 39 का B भी सेम है. अच्छा, लास्ट. During negative beta decay, what change place to the quark composition? नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है ना, एक न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो. न्यूट्रॉन क्या था? DTU, और ये क्या था? UUD प्लस दिस. एंटी न्यूट्रिनो बनता है तो ये DU कट गया, तो बेसिकली डाउन अप में कन्वर्ट होता है. डाउन टू अप एंड एंटी न्यूट्रिनो. Down to up and anti-neutrino. Best answer is A.